अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 2022 का रिव्यू और आने वाले साल की एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा इस वक्त इंशाल्लाह। काफ़ी लोग मेरे कल से मुझसे पूछ भी रहे थे, तो वैसे बात है कि असल में रात को कमोडिटीज़ की जो है वो क्लोजिंग आनी इम्पोर्टेंट होती है। और आपको पता है कि साल 2022 का हमारा सबसे बड़ा जो टॉपिक रहा वो इन्फ्लेशन ही रहा, और इस इन्फ्लेशन को ही लेके पूरी दुनिया में एक नई पॉलिसीज़ हमने इम्प्लीमेंट होती हुई देखी। और स्टॉक मार्केट आपको पता है कि एक सेंसिटिव प्लेस है कि जब कभी भी इस तरह के कोई भी फंडामेंटल चेंजेस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहली स्टॉक मार्केट ही होती है जिसके अंदर सबसे पहले हम कोई डाउनफॉल या कोई किसी किस्म के हम क्राइसिस देख रहे होते हैं। ऑयल की क्लोजिंग और जितनी भी कमोडिटीज़, स्पेशली जो एनर्जी रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं, उनकी क्लोजिंग्स से अब फ़िलहाल आइडिया ये हो रहा है कि जो राइज़ हम कंटिन्यूस देख रहे थे लास्ट आफ्टर कोविड, कि जब से कोविड के बाद दुनिया की इकोनॉमीज़ जो है वो रीओपन होनी शुरू हुई, तो वहाँ से हमने ये देखा कि एक बुल रन था फूड कमोडिटीज़ के अंदर, और उसके साथ साथ उससे ज़्यादा जो है एनर्जी कमोडिटीज़ के अंदर। एटलीस्ट 2022 के इस एंड पे कम से कम मैं ये कहने की पोजीशन में तो हूँ कि ये जो एक राइजिंग ट्रेंड था कोविड के बाद से, वो तो ब्रेक हो गया। और करंट फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई दुनिया में कोई नया चेंज ना आए, कोई नई बीमारी या कोई नई जंग, जैसा कि हमने 2022 में होता हुआ देखा, तो ये 2023 स्टॉक मार्केट्स के लिए कंसोलिडेशन के साथ रिकवरी का साल हो सकता है। उसका बेसिक रीज़न यही है कि जो फंडामेंटल जिसके बिहाफ पे हम दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करते रहे, इन्फ्लेशन को लेके, फिर इंटरेस्ट रेट्स को लेके, दुनिया में तमाम सेंट्रल बैंक्स की तरफ से हमने मॉनेटरी टाइटनिंग होती हुई देखी, और पूरी दुनिया का एक फोकस होता हुआ देखा कि किसी तरह से ग्रोथ को रोका जाए, और ये जो एक इन्फ्लेशनरी एक प्रेशर बन डेवलप हुआ था पूरी दुनिया में, उसको किसी तरह से कर्टेल किया जा सके, जिसमें अभी तक नज़र ये आ रहा है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आई हैं। ये मैं ज़ाहिर बात अपनी विश की बेसिस पे नहीं कह रहा कोई, ये मैं चार्ट्स की बेसिस पे ही कह रहा हूँ कि एनर्जी प्राइसेस जिस तरह से इस साल के आखिर के क्वार्टर में जिस तरह से रिवर्स हुई हैं, ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव ये भी है। वैसे ही जिस तरह से ये राइजिंग ट्रेंड था, क्योंकि देखिए राइजिंग ट्रेंड भी एक एबनॉर्मल था और दुनिया में कोई भी इसको पहले से नहीं फोरकास्ट कर सकता था कि एक टाइम हमने कोविड पे ऐसा देखा कि हमने क्रूड ऑयल को नेगेटिव ट्रेड होते हुए देखा, और उसके बाद से क्रूड ऑयल समझ लें कि 2021 से जो इसमें एक अपसाइड आई अराउंड $48 से, नॉट $42 से, वरना ये 30 और 42 के इन बिटवीन काफ़ी टाइम से ट्रेड हो रहा था। और 42 के बाद 2021 पूरा हमने एक अपसाइड मूव देखी, और 2022 में पूरा हमने एक नया हाई बनते हुए देखा। अच्छा, 2022 में सिर्फ जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात थी कि जितनी भी एनर्जी प्राइसेस थी ना, एनर्जी कमोडिटीज़ की, इन्होंने बहुत एक एबनॉर्मल मूव ली थी। 2021 का अगर आप डाटा देखें तो एक मार्केट, एक नॉर्मल मार्केट बिहेवियर के हिसाब से प्राइसेस में हम राइज देख रहे थे। एक बुल रन था बेशक, लेकिन एक बुल रन एक कंट्रोल्ड तरीके से, जिस तरह से नॉर्मल मार्केट ट्रेड होती हैं। लेकिन 2021 के शुरू के समझ लें कि 6 महीने में जो सबसे ज़्यादा फियर था वो यही था कि अब जाके ये कमोडिटीज़ अगर इतना एबनॉर्मल बिहेव कर रही हैं तो ये यानी इनको, इनकी डेस्टिनेशन क्या है, ये कहाँ तक जा सकती हैं। उसका रीज़न हमने देखा फेब और मार्च के इन बिटवीन जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर जो थी उसने फ्यूल अप किया इन चीज़ों को। अदरवाइज़ ये इन्फ्लेशन हमारा टॉपिक था सप्लाई चेन को लेके। अच्छा, सप्लाई चेन्स ये 2021 से ये स्टार्ट जो हुआ, और उसमें समझ लें कि उसको एक तरीके से जैक मिल गया रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसकी वजह से हमने कोल प्राइसेस को अब $400 ट्रेड होते हुए देखा, जिसकी वजह से ऑयल हमने $130 ट्रेड होता हुआ देखा, जिसकी वजह से नेचुरल गैस हमने जो है वो एक एबनॉर्मल प्राइसेस पे जो है वो ट्रेड होती हुई देखी। इवन $10 से भी ऊपर वो हमने यूएस मार्केट के अंदर ट्रेड होती हुई देखी। अच्छी चीज़ और होपफुल चीज़ जो इस साल के अख्ताम में हमने देखी वो अनएक्सपेक्टेड है। वो मेरे हिसाब से इतना अच्छा फॉल और इतनी रिजनेबल प्राइसेस पे क्लोजिंग जो इस साल की आई है, ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है और एक आसानी अल्लाह की तरफ से पूरी दुनिया के लिए हुई है। अदरवाइज़ ये साइकिल बहुत लंबा चल सकता था जितनी प्राइसेस हमने ऊपर जाती हुई देखी थी। क्योंकि देखें, किसी भी फंडामेंटल के ऊपर
कोई भी प्राइस नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है जब आप ऑयल जो है माइनस ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं, जो कि कभी किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था, जो कि जब से ये इंटरनेट ट्रेडिंग आई है तब से जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं वो उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाए थे जब ये इवेंट हुआ था 2020 में आफ्टर कोविड माइनस में ट्रेड होने का। इसी तरह से ही वो बाउंस बैक इतना ही बड़ा था। अच्छा, अब बाउंस बैक तो ठीक है, हमें नज़र आया, हमारे पास फंडामेंटल्स थे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यही हुई कि इस यूक्रेन वॉर की वजह से इतनी बड़ी प्राइसेस देखने के बाद अगर वो वॉर इंटैक्ट अपनी जगह मौजूद है और हमने प्राइसेस का रिवर्सल देखा, तो ये एक हौसला अफजा बात है पूरी दुनिया के लिए कि मॉनेटरी टाइटनिंग आप करते ही रहते, और अगर इस वॉर को लेके ये एनर्जी कमोडिटीज़ अगर ये इसी तरह राइजिंग ट्रेंड पे रहती और ये आज की कल की क्लोजिंग अगर किसी एबनॉर्मल प्राइसेस पे हो जाती, तो हम 2023 के अंदर एक और बड़ा बुल रन एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, उस बुल रन का ही इम्पैक्ट है जो पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन का जो एक फियर है। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का साल 2023 होने जा रहा है। कमोडिटीज़ में भी मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ये जितनी भी एनर्जी कमोडिटीज़ हैं, स्पेशली कोल प्राइसेस हैं, ऑयल है, गैस है, इनमें भी जो है वो न्यूट्रल टू नेगेटिव स्टांस लोगों का रहेगा। और शुरू के हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में हम थोड़ा बहुत दोबारा से इनमें पुल बैक देखें, क्योंकि डिमांड जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च में डिमांड में इजाफा होता है इन चीज़ों की। और लेकिन ओवरऑल 2023 इन कमोडिटीज़ के लिए मेरे हिसाब से नेगेटिव साल जो है वो होने जा रहा है। ये मैं प्योरली चार्ट्स की बेसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे ये बात कर रहा हूँ। जिस तरह की फॉर्मेशंस अब क्रिएट हुई हैं एयर ऑन एयर बेसिस पे, दुनिया के लिए मेरे हिसाब से ये एक रिलीफ है कुदरत की तरफ से, और इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी पे भी होगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे होगा। क्योंकि देखें, हमारे कुछ मामलात, ऐसी बात है कि हम PSX से बिलोंग करते हैं और मेरा जो मेरी फॉलोइंग है उसमें मेजॉरिटी जो है वो PSX के इन्वेस्टर्स हैं। वो भी सोच रहे होंगे कि मैंने अब तक PSX का नाम नहीं लिया, क्योंकि देखें एक पूरा टॉपिक है जो है इंटरनेशनल इन्फ्लेशन को लेके, और जो आपके यहाँ अगर एक ट्रेंड बना हुआ है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का, इन्फ्लेशन के बढ़ने का और फाइनेंशियल क्राइसिस का, तो ऐसा ही पूरी दुनिया के अंदर ये एक फेज़ है। हम पूरी दुनिया से अलग नहीं हैं, इसी का एक पार्ट है। हमारे यहाँ सिर्फ जिसे कहते हैं कि हम पे ज़्यादा ओले बरसाए गए, उसकी वजह हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही, हमारी अपनी हरकतें रही कि इतने सीरियस टाइम पे जब पूरी दुनिया जो है क्राइसिस में थी और पूरी दुनिया अपनी इकोनॉमीज़ को बचाने के लिए, अपने लोगों को सेव करने के लिए मेहनत कर रही थी, उस टाइम पे हमारे हुक्मरान जो है वो अपनी कुर्सियों के पीछे लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ चीज़ें जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल रुख पे ज़्यादा नेगेटिव हो गई। दुनिया की स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट फॉल था, लेकिन वो 2022 के पहले 6 महीने 8 महीने में वो फॉल था। लेकिन जितना बड़ा पुल बैक उन मार्केट्स के अंदर मैं देख रहा हूँ, और आज मैं तो हैरान था कि अगर देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट्स और UK मार्केट और ये US मार्केट्स, इन्होंने तो अपने बॉटम बना के 60% 70% अपने बॉटम से ये तो गेन कर चुके, ये वापस रिवर्सल के ट्रैक पे आ चुके। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जो टेक्निकल फॉर्मेशंस क्रिएट हुई हैं वो अब ऐसी हैं कि ये जैन, फेब, मार्च, ये एक क्वार्टर और 1 से 1.5 क्वार्टर के दरमियान का जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन में चली जाएंगी। अब वहाँ मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई फिलहाल बड़ी मंदी वाली कोई बात होगी। इंडेक्सेस के हिसाब से, उनकी परसेंटेजेस के हिसाब से एक शुरू में हो सकता है थोड़ा बहुत हम उन मार्केट्स के अंदर फॉल देखें, अदरवाइज वो रिकवरी के फेज़ में हैं और वो ऑलरेडी आ चुके हैं। उन्होंने 2022 में ही रिकवर कर लिया। सेम उसी तरह जिस तरह एनर्जी कमोडिटी की प्राइसेस ने एक एबनॉर्मल हाइप ली और उसके बाद उन्होंने 2022 के अंदर ही वो तमाम जो है वो गेन्स वाइप आउट कर दिए। इवन के हमने नवंबर एंड और दिसंबर में क्रूड ऑयल को इस साल के प्राइसेस के हिसाब से नेगेटिव ट्रेड होते हुए देखा। दिसंबर की क्लोजिंग $75.29 थी और हमने दिसंबर में ही 2022 के दिसंबर में, ठीक है, 1 साल बाद $71 पे भी ऑयल को ट्रेड होता हुआ देखा है। इसी तरह से ही गैस प्राइसेस और इसी तरह से ही
और डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर यही नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमने एक ही साल के अंदर देख लिए हैं। यानी ये जो 2022 की जो टेंशन थी ना, मेरे हिसाब से ये ख़त्म हो चुकी। अब क्या है कि अगर ये कमोडिटीज़ कंसोलिडेशन के फेस में जाएंगी तो हमें डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन भी अब पीक आउट होके अब कंट्रोल में आनी शुरू हुई। उसका डेटा अभी दिसंबर में जो यूएस डेटा वगैरह आए थे उससे डिस्कशन हुई आप सबसे इस टॉपिक पे, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि वहाँ पे वो जो है सिग्नल्स नज़र आने शुरू हो गए कि मामला अंडर कंट्रोल्ड है। इसी तरह से ही आपके यहाँ भी अंडर कंट्रोल हो सकता है। जाहिर सी बात है कि जब इंटरनेशनल जो है वो प्राइसेस नीचे आएंगी तो उसका आपके इंपोर्ट बिल के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन अब थोड़ी देर में उस पर बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल मामला है, इसलिए पहले इंटरनेशनल सिनेरियो को समझा लूँ। तो जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स में कंसोलिडेशन का फेज़ है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं और स्पेशली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और बताऊं कि मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कमाने वाली जो बेसिक मार्केट होती है ना, वो वही होती है जो कंसोलिडेशन के फेज़ में हो। बाज़ार बुल रन में जब होता है तो आप उतना अच्छा बाज़ार से अर्न नहीं कर सकते जितना कंसोलिडेशन के फेज़ में आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स की जो स्कोरिंग होती है और उसके जो पॉइंट्स गेन्स या डाउन्स होते हैं वो बड़ा मैटर कर रहा होता है और उस हिसाब से मार्केट में करेक्शन आ रही होती है। और होता ये है कि कोई शेयर उस बुल रन में बढ़ रहा होता है और कोई शेयर नहीं भी बढ़ रहा होता, लेकिन घटने में वो पार्टिसिपेट करता है। तो कंसोलिडेशन का जब कभी भी किसी भी मार्केट में फेज़ आएगा, चाहे वो हमारी मार्केट हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स हो, तो एक कमाने का वक्त आता है। इस टाइम पे आपको बहुत अच्छे यानी प्राइस रेंज के अंदर ट्रेड करने का कुछ मौका मिलेगा। ये टाइम ऐसा नहीं है कि न्यू प्राइस डिस्कवरी हो, इस बात को समझें, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक बाजार 10,000 पॉइंट नहीं बढ़ेगा तब तक ये सोचेगा ही कोई नहीं कि यार ये कमाने वाला बाजार था। कमाने वाला बाजार वो होता है जो 1,000-1,500 पॉइंट के बैंड में फंस जाए बस, और उसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपके पास लिस्टेड कंपनीज में डिफरेंट कंपनीज जो है वो परफॉर्म करना शुरू करती हैं। हमारी मार्केट को लेके देखें, हमारे यहाँ सियासत ने बहुत एक जो है वो अमल दखल इस वक्त सियासत का है आपकी मार्केट के ऊपर और आपके मुल्क के ओवरऑल हालात के ऊपर। किसी भी इंटरनेशनल फंडामेंटल को लेके और किसी भी और फंडामेंटल को लेके इस वक्त मुझे कम से कम कोई कंसर्न नहीं है, सिवाय इसके कि मेरे जहन में एक क्वेश्चन मार्क है कि इस मुल्क को इस फाइनेंशियल हाल में पहुंचाने के लिए जिन जिन लोगों का पार्टिसिपेशन है, जिन जिन लोगों का ही कहूँगा मैं, इससे आगे नहीं कह रहा, जिन जिन लोगों का भी पार्टिसिपेशन है उन पे अल्लाह अपना रहम करे भाई, और उनको अल्लाह हिदायत दे के इसको ठीक कर लें। हम दुनिया से बिल्कुल अलग खड़े हैं। देखें, एक बात बताऊं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूरी दुनिया का सोशल मीडिया इस बात को कोट कर रहा है कि 2022 एक वर्स्ट ईयर था स्टॉक मार्केट्स के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। लेकिन वो वर्स्ट ईयर अगर आप टॉप टू बॉटम कैलकुलेट करेंगे तो था, लेकिन जो कल की क्लोजिंग्स आई हैं पूरी दुनिया की मार्केट्स की, पूरी दुनिया के जो है वो कमोडिटीज़ की, वो बहुत रिजनेबल आई हैं। कोई ख़राब ईयर इतना बुरा नहीं रहा क्लोजिंग बेसिस पे। जो चीज़ें जितनी ख़राब हुई थी उन्होंने वहाँ से 60-70% जो है वो रीगेन भी कर लिया है। चीज़ें कंसोलिडेशन के फेज़ में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा इस वक्त, देखें, कोई भी फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है ना इस वक्त, और वो ये इस बात को नहीं जो है फोरकास्ट कर सकता। वजह क्या है? देखें, बहुत से झूठ पकड़े गए हमारे यहाँ के, और बहुत सी बातें ऐसी जो सिर्फ मीडिया पे कहने वाली रहीं। दिसंबर के महीने में ही आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 तारीख को एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम में कहा था, जब आपने पेमेंट की थी सुकूक बॉन्ड की, और सब उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आप मुझे दोबारा प्रोग्राम में बुला लीजिएगा। $3 अरब की पेमेंट आ चुकी होगी। दिसंबर आप आज ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के रिज़र्व जो हैं वो बिलो $6 बिलियन इस वक्त हैं। LCs आपकी बंद पड़ी हैं। तो एक तरीके से हम समझ लें कि एक क्लोज्ड इकॉनमी लिए बैठे हैं दोबारा से। और क्लोज्ड इकॉनमी, जाहिर सी बात है कि वो लोग तो स्पेशली इस बात को और समझ जाएंगे कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए बैठे हैं, क्योंकि उनका एक इंटरेस्ट होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि आप देख लें कि आपकी कितनी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, कितने सेक्टर्स हैं आपके जिन्होंने शटडाउन अनाउंस कर दिया। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। वैल्यूएशंस के साथ साथ आप ये भी देखें कि एक बाईबैक हमारे यहाँ जबकि स्टॉक मार्केट में चल रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस ऐसी हैं कि जिनकी कंपनीज़ हैं वो अपनी कंपनीज़ के शेयर्स को औने पौने दामों पे नहीं मार्केट में जो है वो फ्लोटेड रखना चाहते। वो बेशक अपने कुछ शेयर जो है वो मार्केट से एब्जॉर्ब करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो बहाल है तो मजबूरी कर रहे हैं। अदरवाइज़ उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ख़राब हो सकती है, ऐसा क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत ख़राब हैं आपके। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ नीयतों का खेल है
और ये इक़्तिदार का ये जो खींचातानी हो रही है, इससे सिर्फ हम बाहर आ जाएं। हम 2 महीने के अंदर आपकी मार्केट परफॉर्म कर सकती है। उसकी वजह क्या है? दुनिया की मार्केट मैं कह रहा हूँ कंसोलिडेट कर जाएंगी, आपकी मार्केट परफॉर्म कर सकती है अगर हम सिर्फ सियासी मामलात को सेटल कर लें। अब कर लें प्लीज़। अब बात यह है कि मैं नेगेटिव कोई बात करूँ, मुझे भी बहुत सी नेगेटिविटी मेरे अंदर भी जमा है। सोशल मीडिया पे हम भी देख रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट कैसे आई और फिर कैसे चली गई, बड़े पर्दे उड़ गए। 2022 इस लिहाज से तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा साल रहा कि अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग तो ये हुई कि अब लोगों के मुंह में ज़बान आ गई और लोगों ने वो पर्दे चाक करना शुरू किए जो पिछले 75 साल में पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जो इजी टारगेट है उसको तो हम सियासी लोगों को तो हम बुरा भला कह ही लेते हैं, लेकिन और बहुत सी चीज़ें इस दफ़ा पब्लिकली जो है वो डिस्कस हो रही हैं और इसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह। और मुल्क हमारा अल्लाह ही करेगा कि ये मुल्क कायम रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन जहाँ पहुँच गया है यहाँ तक भी कम से कम मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि इतनी नॉन सीरियस जो है वो एटीट्यूड होंगे कि रिजीम चेंज के बाद से भी 8 महीने गुजर चुके हैं। IMF के पास जाना है, नहीं जाना है और कैसे जाना है, और IMF की शराइत किसने पूरी करनी है, वो अनपॉपुलर डिसीजंस किसने लेने हैं, कैसे आप IMF के टारगेट्स को अचीव करेंगे, ये तमाम क्वेश्चन मार्क्स हैं अब तक। मैंने अक्टूबर के अंदर एक वीडियो में एक बात कही थी कि देखें अब नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। उसकी वजह यही होती है कि आदमी एक्सपेक्ट करेगा कि जिस बंदे की जो ड्यूटी लगाई गई है वो उस ड्यूटी पे बैठ के कोई काम करेगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री हो ये और इस तरह की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, ये बड़ी सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज़ हैं और इन मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर आपका मुल्क डिपेंड करता है। जो भी कुछ पिछले 4 सालों में हुआ वो तो हम डिस्कस करते रहे, लेकिन अब हक की बात यह है कि अब जो इन 8 महीनों में हो रहा है अब इसके डिस्कशन का टाइम है। और अल्लाह करे ये पॉलिटिकल नॉइस मुझे लग रहा है कि रुक गई है, और जो पिछले 6, 7, 8 महीने में होता रहा आपके यहाँ, जिसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पे रहा, मेरे हिसाब से वो अब पॉलिटिकल नॉइस इंशाल्लाह अंडर कंट्रोल हो जाएगी। तो डेफिनेटली फिर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जनवरी में, फरवरी में हम कुछ पॉजिटिव खबरें सुने। अब पॉजिटिव खबरों से मुराद भी ये हो गई है, मुल्क का हाल इस वक्त ये है कि हम ये कह रहे हैं कि कोई 2 कतरे हमारे गले में डाल दे। अब जो है वो सांसें नहीं आ रही। ये जो इकॉनमी ICU में है हमारी, ये 4 साल पहले थी। अब वो ICU वाले मुर्दे को भी उसको हमने पक्का मुर्दा कर दिया है। अब कुछ मुआवजे का इंतज़ार है, इसलिए कोई ख़ास चीज़ इस वक्त कहना सब पुरानी बातें हैं कि अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को संभाल लें, अपने रिजर्व्स को बिल्डअप करें, अपनी पैरिटी को संभाल लें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, ये सब पुरानी बातें मैं भी कर के थक चुका। और आप देखते हैं कि हर प्रोग्राम में, हर सोशल मीडिया पे, जो आदमी भी सोशल मीडिया पे कोई भी फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो यही बातें किए जा रहा है, और चाहे वो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट लोग हों वो मीडिया पे बैठ के यही बातें कर रहे हैं। हमने यहाँ उन लोगों से ये सुना कि भाई हमें टीम में बिठाया गया था, फाइनेंशियल टीम जो बनाई गई थी, हमने रिकमेंडेशंस भेजी, प्राइम मिनिस्टर ने कोई जो है वो उस पर काम ही नहीं किया आगे। वही काम 4 साल पहले हो रहा था और ये 8 महीने से तो पक्का यही काम हो रहा है कि अपनी कुर्सी बचाओ, अपने जो है वो पर्सनल मामला देख लो। मुल्क इस क्वेश्चन मार्क के आगे खड़ा है कि क्या होगा। जब तक कुछ होगा नहीं तब तक मैं PSX के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा। मार्केट उसी वक्त कुछ चलेगी या उसी वक्त अच्छा या बुरा बाजार का हम तोल लेंगे कि जब कुछ पहले से कोई खबर तो आए, अदरवाइज फिलहाल तो सब डेड है। आप इस वक्त बिल्कुल इकोनॉमी को शट डाउन किए बैठे हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि हम यूँ डिफ़ॉल्ट नहीं हुए और यूँ डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, और क्या डिफ़ॉल्ट होता है जब डॉलर जाने पे मिलने पे मिल नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि अगर ये आज LCs वगैरह खोल दी जाएं इस करंट सिनेरियो के अंदर, इवन के बल्कि अगर 1, 2, 4 अरब डॉलर आ भी जाएं और उसके बाद ये LCs जो हमारे यहाँ रुकी हुई हैं, ये इसको अगर थोड़ा सा ईजी किया जाए तो मेरे हिसाब से तो 300 रुपये में भी अगर डॉलर मिल रहा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो जब आपने इतनी ख़राबी 8 महीने में ख़ुद कर ली है तो इन्फ्लेशन आप तो नहीं रोक सकते। जो इंटरनेशनल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस के नीचे आने का एज कुदरती तौर पे आपको मिलना था, वो तो हमने अपनी सियासत की नज़र झोंक दिया है। अब अगर आपकी डिवेल्यूएशन कोई बड़ी होती भी अगर हमने देख ली तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो एक दफ़ा इन्फ्लेशन का भी एक हमने फेज़ दोबारा देखना है। अब जब इन्फ्लेशन जब यहाँ होगी तो ऑब्वियसली वो एक क्वेश्चन मार्क है कि इंटरेस्ट रेट आपके कहाँ रुकेंगे। लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर बातें चल रही हैं कि मेरे हिसाब से आज के बाज़ार में 200 बेसिस पॉइंट तक भी बाज़ार ने और डिस्काउंट कर लिया है ख़ुद को मार्केट में। इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ख़राबी पैदा हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन मैं तो इस बात पे भी अब डरा बैठा हूँ कि ये 17-18% पे भी इंटरेस्ट रेट रुकेगा या नहीं, मुझे डाउट है।
क्योंकि अभी कुछ नहीं कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इंटेंशनली शायद इस कौम को किसी तरफ ले जाया जा रहा है। कोई ऐसी चीज़ तो है जो हमसे पहले कही नहीं जा सकती, अचानक वहाँ लगा के खड़ा किया जाएगा और कहेगा भाई मजबूरी है, अब ये करना होगा। अभी तक तो मुझे ये डाउट है, क्योंकि सब मिलके सियासतदान हों या कोई भी इदारे हों, तो ये तो पर्दा चाक कर दिया अल्लाह मियाँ ने कि हम कौम बेवकूफ़ बन रही है, सब मिल के हमें बना रहे हैं। एक बंदा बोलता है कि भाई मैं हूँ आप इस कौम का लीडर, और फिर वो आज हमें बता रहा है कि मैं नहीं था, असल में वो वाला बंदा कर रहा था। तो ये कितनी ख़तरनाक बात है। और ये पिछले 70 साल में यही हुआ कि हर प्राइम मिनिस्टर ने बाद में ये बताया कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं था, पीछे से वो फलाना कर रहा था। तो भाई आपस में फैसला करेंगे तो ही पाकिस्तान के बारे में कोई बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो पाकिस्तान के लिए नमाज में दुआ करें, अल्लाह पाक इन लोगों को अकल दे और इस मुल्क को संभाल लें। हम बहुत डेंजरस पोजीशन में खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी मार्केट में बहुत पोटेंशियल अभी बाकी है, अच्छा हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकल नॉइस जब से ये थोड़ा सा मामला थम गया है, अब शायद जनवरी, फरवरी, मार्च में कुछ पॉजिटिव हम चीज़ें होती हुई ज़रूर देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क, कोई भी कंट्री, वो भी 22 करोड़ की आवाम, उसको इस तरह लावारिस छोड़ दिया जाए। ज़्यादा अरसे ये मामला नहीं चलेगा। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, और जैसे ही हमारे पास स्टेट बैंक के पास कुछ इन्फ्लोज आना शुरू होंगे, वहाँ से दोबारा से फिर हम देखेंगे कि अब आपकी मार्केट कैसी परफॉर्म कर रही है, आपके रिजर्व्स और आपके IMF प्रोग्राम। क्योंकि विदाउट IMF कैसे बचेगा मामला, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तो IMF या तो आ जाए या फिर ये हमें समझा दें कि IMF के बगैर कैसे मामला संभलेगा, फिर इंशाल्लाह अपनी मार्केट को जो है वो इंशाल्लाह प्रिडिक्ट करेंगे। फिलहाल जो चीज़ पड़ी हुई है, जो जहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट हो या और कोई जगह हो, इस वक्त हिलने जुलने का टाइम नहीं है। कहीं से निकाल के कहीं पे शिफ्ट कर लो और कहीं पे निकाल के कहीं शिफ्ट कर लो। मैं एक बात और बताऊं, ये जो बैंक में कैश भी रखा हुआ है ना, फिक्स डिपॉजिट में, डरें इससे भी, क्योंकि हमने जहाँ मुल्क को पहुँचाया है ना, तो फॉरेन करेंसी अकाउंट से तो मैं डर रहा हूँ अपने, ठीक है, मैं तो अपने लोकल बैंक अकाउंट से भी डर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब इन पर ट्रस्ट नहीं है। पहले ये करके दिखाएं, अब जहाँ मुल्क आ गया है वो डू और डाई हो चुका है, अब करना पड़ेगा, वरना 15 से 20 दिन और 1 महीना जो है वो मेरे हिसाब से मामला कोलैप्स हो जाएगा। अल्लाह खैर करेगा, लेकिन नहीं होगा इंशाल्लाह। जनवरी में कुछ उम्मीद है अच्छी खबरों की, फिर इंशाल्लाह अपने स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे हिसाब से 2023 थोड़े दिनों के लिए पाकिस्तान को हटा के पूरी दुनिया के लिए कंसोलिडेशन का और एक बेहतरी का साल होगा इंशाल्लाह। थैंक यू।